नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का 8वां अध्याय आधारित संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी एंड पीपीएससी के लिए यूजफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है? आंसर होगा थर्मल पावर। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक। आधारिक संरचना की पूर्व शर्त है आर्थिक विकास। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं ईंधन की लकड़ी। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं आता है? सौर। भारत में परमाणु ऊर्जा का भागीदारी का प्रतिशत है 3.6%। भारत में विद्युत का प्रमुख स्रोत है? आंसर होगा तापीय विद्युत। 55% देश की व्यावसायिक जरूरतों का कोयला से संपन्न होता है। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना है? सामाजिक। ऊर्जा किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है? आर्थिक। जो ऊर्जा गर्म पानी के झरने से प्राप्त की जाती है कहलाती है भूतापीय। सामाजिक आधारित संरचना का घटक है? आंसर होगा भूतापीय। सामाजिक आधारित संरचना का घटक है इनमें से सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, आधारित संरचना की व्याख्या कीजिए। आंसर होगा समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है उस देश की आधारित संरचना का निर्माण करती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधा, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, आधारित संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या कीजिए। दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं? आधारित संरचना को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारित संरचना की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर निर्भरशील हैं। पहला, सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवहन, संचार, ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा इनके बिना विकसित नहीं हो सकते। आवास के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है ताकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, तथा संचार की भी समन्वय के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की भी घरों के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। ख, आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर निर्भरता। शिक्षित और स्वस्थ लोग ही परिवहन सेवाएं, संचार सुविधाएं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं है वहां पर हम एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते। संचार एवं परिवहन स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, आधारित संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है? आधारित संरचना वे आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों को होती है। संरचनात्मक ढांचा वह समर्थन प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी काफ़ी हद तक तीव्र और बड़े पैमाने पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक के उत्पादन और परिवहन के लिए आधुनिक रेल एवं ऊर्जा पर निर्भर हैं। आधुनिक समय में कृषि उद्योग बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर है। संरचनात्मक ढांचा हमें शिक्षित लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता अनपढ़ एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है। संरचनात्मक ढांचा हमें स्वस्थ लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता उनके समकक्षों से कहीं अधिक होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि
आर्थिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है और आधारित संरचना का निर्माण करती है, जबकि आधारित संरचना मानव उत्पादकता में सुधार करती है और मानव पूंजी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना योगदान देती है, क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए। हाँ, मैं सहमत हूँ कि संरचनात्मक ढांचा एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान देता है। यदि संरचनात्मक ढांचे के विकास पर सही रूप ध्यान नहीं दिया गया तो यह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक संरचना में दो आयाम शामिल हैं। पहला, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और दूसरा, वास्तविक उत्पादकता में वृद्धि। क, वास्तविक उत्पादन पर आधारित संरचना का प्रभाव। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता आधारित संरचना पर निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी काफ़ी हद तक अपने आदानों की पूर्ति एवं मशीनों की के लिए आधारित संरचना पर निर्भर है। यह संचार, परिवहन, ऊर्जा का अनेक रूपों में प्रयोग करती है। आधुनिक समय में कृषि और उद्योग, बीमा और बैंकिंग सेवाओं पर भी निर्भर है। आधारित संरचना हमें शिक्षित लोगों प्रदान करती है जिसकी उत्पादकता निरक्षर एवं अकुशल लोग से ज़्यादा होती है। यह हमें स्वस्थ जनशक्ति भी प्रदान करता है जिसकी उत्पादकता उनके अस्वस्थ समकक्षों की तुलना में कहीं आर्थिक होती है। ख, जीवन की गुणवत्ता पर आधारित संरचना का प्रभाव। जल आपूर्ति, सफाई, आवास आदि में सुधार का अस्वस्थता पर, जो विशेष तौर पर जल संक्रामक रोगों से होती है, भारी प्रभाव पड़ता है। जब बीमारी होती है तो उसकी गंभीरता भी आधारित संरचना की उपलब्धता से कम हो जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। परिवहन, संवाद, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा सबकी उपलब्धता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण आधारित संरचना की क्या स्थिति है? भारत में ग्रामीण आधारित संरचना की स्थिति बहुत दयनीय है। ऊर्जा, 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है। 43 परिवार आज भी मिट्टी की तेल का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जल, केवल 24% ग्रामीण परिवार के लोग को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी में खुले स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 20% लोग को सफाई की सुविधा उपलब्ध थी। स्वास्थ्य, भारत की 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 20% अस्पताल स्थित हैं। ग्रामीण भारत में कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने हैं। लगभग 7 लाख बेड हैं। बेड से केवल 11% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा एवं वंचित लोगों के प्रतिशत में 1986 में 15 से 2003 में 24 की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का महत्व क्या है? ऊर्जा के व्यावहारिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों में अंतर कीजिए। किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहला हुआ, यह उद्योग के लिए आवश्यक है। हम ऐसे एक भी उद्योग को उदाहरण नहीं ढूंढ सकते जहां ऊर्जा का प्रयोग न होता है।
यह कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनों के उत्पादन एवं परिवहन, घरों में भी खाना पकाने, रोशनी करने और गर्म करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्जा के व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक स्रोतों में अंतर। ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं उन्हें ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत प्रायः समाप्त हो जाते हैं, जैसे पनबिजली एक अपवाद है। ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में खरीदे और बेचे नहीं जाते उन्हें ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत जलाऊ लकड़ी, सूखा गोबर, कृषि अपशिष्ट शामिल है। गैर व्यावसायिक स्रोत का पुनर्निर्माण हो सकता है। विद्युत के उत्पादन के 3 बुनियादी स्रोत कौन से हैं? आंसर होगा विद्युत के उत्पादन के 3 बुनियादी स्रोत हैं। पहला जल, यह पन विद्युत देता है। भारत में कुल विद्युत का 28% अंश जल और वायु ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित होता है। तेल, गैस और कोयला, इसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में कुल ऊर्जा का उत्पादन 70% तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। रेडियोधर्मी तत्व, इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। इसमें यूरेनियम, थोरियम आदि शामिल हैं। यह कुल ऊर्जा उत्पादन में 2% का योगदान देता है। संचारण और वितरण हानि से आप क्या समझते हैं? उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? आंसर होगा ऊर्जा के उत्पादन स्थान उपयोग स्थान के बीच में अंतर होता है। विद्युत का उत्पादन स्थान से उपयोग स्थान पर स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया में बहुत सी विद्युत बर्बाद हो जाती है। विद्युत चोरी भी एक समस्या है जिसे नियंत्रित नहीं किया गया है। इन्हें संचारण और वितरण हानि कहा जाता है। भारत में 23% बिजली जो उत्पादित की जाती है वह संचारण और वितरण में बर्बाद हो जाती है। इसे निम्नलिखित विधियों से रोका जा सकता है। कंडक्टर्स का उचित आकार, उचित लोड प्रबंधन, मीटर पूर्ति, वितरण कार्य का निजीकरण, ऊर्जा अंतक्षेपण का आयोजन। ऊर्जा के विभिन्न गैर व्यावसायिक स्रोत क्या हैं? आंसर होगा गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट, जलाऊ लकड़ी। इस कथन को किस सही सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोत के इस्तेमाल से ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में एक ऊर्जा संकट है। ऊर्जा की मांग इसकी आपूर्ति की तुलना में कहीं अधिक है। इसे ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोत के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। सरकार को पन विद्युत और पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है। यदि हम सौर ऊर्जा को उपयोग करने में सक्षम हो तो ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसमें सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपभोग प्रतिमानों में कैसे परिवर्तन आएगा? ऊर्जा के उपभोग प्रतिमान यह दर्शाते हैं कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू, कृषि, उद्योग आदि। उद्योग ऊर्जा के उपभोग प्रतिमान समय प्रति समय परिवर्तित होते रहते हैं। पहला, ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत। वर्तमान में भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 65% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा
होता है। इसमें सर्वाधिक अंश कोयला की है जो 55% है। उसके बाद तेल 31%, प्राकृतिक गैस 11% और जल ऊर्जा 3% शामिल है। ऊर्जा के गैर व्यवसायिक स्रोत, इसमें जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा कचरा आदि स्रोत शामिल है, जिसका कुल ऊर्जा उपभोग में 30% से अधिक हिस्सा है। व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग के क्षेत्रवार पद्धति 1953-54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में लगातार गिरावट आई है। 1953-54 से 1996-97 के दौरान परिवारों के हिस्से में 10 से 12% की, कृषि में 1 से 9% की, उद्योग में 40 से 42% की, अन्य 5 से 15% की वृद्धि आई है, जबकि परिवहन का हिस्सा 44 से कम होकर 22 रह गया है। इस ग्राफ से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के उपभोग और आर्थिक समृद्धि की दरें कैसे परस्पर संबंधित है आर्थिक विकास में? आंसर होगा, जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि से लोगों की आय बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और परिवारों के साथ सेवाओं का उपभोग बढ़ जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं ही उद्योगों में लोगों की आय का उत्पादन उद्योगों में होता है, जिससे ऊर्जा के उपभोग में ऊर्जा की खपत में वृद्धि हो जाती है। यह प्रक्रिया इसे नीचे दिए गए चित्र में समझाया गया है। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, तो इसका असर पड़ेगा लोगों की आय में वृद्धि, वस्तुओं, सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि, उनके उत्पादन में वृद्धि, और फिर परिवारों के साथ ही उद्योगों में ऊर्जा की खपत में वृद्धि। ये सर्किल ऐसे पूरा होगा। भारत में विद्युत क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है? उत्तर, भारत विद्युत क्षेत्र के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं हैं। उनके उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक। पहला, भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वस्तुओं की 7% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए मांग में वृद्धि पर्याप्त नहीं है। 2000 से 2012 के बीच में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। ख, राज्य विद्युत बोर्ड का विद्युत वितरण करते हैं, उनकी हानि 500 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका मुख्य कारण संप्रेषण तथा वितरण हानि है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है, जिससे राज्य विद्युत निगमों को और भी नुकसान होता है। बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेश का भी यही हाल है। भारतीय जनता में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से और बिजली की ऊंची दरों से असंतोष है। उत्पादन तथा वितरण दोनों में अनुचित कीमतों तथा कार्यकुशलता भी एक समस्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। आंसर होगा, भारत में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान और विकास के प्रयास, अन्वेषण, तकनीक, नवाचार और अक्षय स्रोतों का प्रयोग करने की जरूरत है। परंतु सरकार ने अलग तरह के सुधार किए हैं। विद्युत क्षेत्र का निजीकरण, वर्तमान में बिजली का वितरण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, राजधानी पावर लिमिटेड, यमुना पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड को दे दिया गया है। इनसे बेहतर परिणाम अपेक्षित थे, परंतु इनका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा।
विद्युत कीमतों में वृद्धि। बिजली दरों में निरंतर वृद्धि से की गई है। इससे लोगों के बिजली बिलों में वृद्धि हुई है, जिससे जनता में असंतुष्टता बढ़ी है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हुआ है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश की जनता में स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य की कुछ अजीब विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ लिखित हैं। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लिंग असमानता के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य की बहुतायत अवहेलना की गई है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत अनदेखा किया गया है। अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा रही है, जो निर्धनों के लिए दयनीय नहीं है। अतः 50% से अधिक लोगों तक एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच रही है। भारत में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों के अनुसार स्वास्थ्य स्थिति का स्तर अति निम्न है, जो शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवने प्रत्याशा आदि से प्रत्यक्ष है। भारत में शिशु मृत्यु दर 66% प्रति 1000 शिशु है। केवल 43% बच्चे पूर्णतः प्रतिरक्षित हैं। सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.4% स्वास्थ्य आधारित संरचना पर खर्च किया जा रहा है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। रोग वैश्विक भार क्या है? रोग वैश्विक भार एक सूचक है जो उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो किसी विशेष रोग के कारण असमय मर जाते हैं या किसी रोग के कारण जीवन असमर्थता में बिताते हैं। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां क्या हैं? हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां इस प्रकार है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का असमान वितरण। भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक विस्तृत खाई है। ये सेवाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। नई तरह की बीमारियां। एक और वे बीमारियां जो एक समय करोड़ों लोगों की जान ले रही थी, जैसे हैजा, प्लेग, अतिसार आदि पर काबू पा लिया गया है, परंतु बहुत सी नई बीमारियां जैसे एड्स, HIV, डेंगू आज करोड़ों लोगों को मार रही है। निजी क्षेत्र का प्रभुत्व। स्वास्थ्य आधारित संरचना में निजी क्षेत्र का प्रमुख है। यह सभी को ज्ञात है कि निजी क्षेत्र केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। बहिर्रोगी तथा 50% अंतर रोगी निजी क्षेत्र में इलाज करा रहे हैं। इससे समाज के कमजोर वर्ग पर बहुत बोझ पड़ता है। अकुशल प्रबंधन। स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थाओं की संख्या तथा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में एक विस्तृत खाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है। दयनीय जन स्वास्थ्य। भारत में निरक्षरता के कारण लोग समान बीमारियों तथा उनके कारणों से अनभिज्ञ है। बहुत सी बीमारियों को काले जादू के रूप में लिया जाता है। शुरुआती वर्षों में कई ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासों के कारण लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो दवा तक पिलाने से इनकार कर दिया। बहुत सी बीमारियां जो संक्रामक नहीं है, उन्हें संक्रामक माना जाता है। स्वास्थ्य विषयों में सूचना का ये अभाव भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक चिंता का विषय है। महिलाओं का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय कैसे बन गया? महिलाओं का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय बन गया क्योंकि एक महिला का स्वास्थ्य पूरे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार को जन्म देती है। भारत में भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बालिका लिंग अनुपात 944 बालिका संतान प्रति 1000 बालक संतान है। समग्र लिंग अनुपात 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 0.75 से बढ़ गया है। 15 से 40 के आयु समूह में 50% से अधिक महिलाएं रक्ताभाव तथा रक्तहीनता से ग्रसित हैं। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है, जिसके परिणाम
स्वरूप यह 9% महिलाओं की मृत्यु का कारण है। गर्भपात भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ बतलाइए। राज्य द्वारा रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बताइए। एक आंसर, एक समाज के समग्र स्वास्थ्य स्तर को सार्वजनिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। राज्य द्वारा रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। संचार साधनों के द्वारा एड्स, कैंसर, क्षय रोग जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। एक समाज में स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए लोगों में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूकता उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। उन्हें स्वच्छ जल के महत्व, स्वच्छता सुविधाओं के महत्व, सामान्य बीमारी तथा लक्षणों, दवाओं की उपलब्धता और बीमारी के मूल कारणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पल्स पोलियो अभियान का आयोजन। पल्स पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार लंबे समय से पल्स पोलियो अभियान का आयोजन कर रही है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान। यदि हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में हम सभी को सुधारना चाहते हैं तो स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, हालांकि ये संतोषजनक से बहुत कम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आंसर, सरकार ने जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी गांवों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है। निजी सार्वजनिक भागीदारी। सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी नीति को अपनाया है। यह औषधियों और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और वहनता सुनिश्चित करेगा। सरकार द्वारा चलित अस्पतालों और दवाखानों द्वारा सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्रतिरक्षण। सरकार ने भी सभी बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों, दवाखानों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त प्रतिरक्षण की व्यवस्था की है। भारतीय चिकित्सा की 6 प्रणालियों में भेद कीजिए। आंसर होगा, भारतीय चिकित्सा प्रणाली को उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर आयुष के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, होम्योपैथी। अगला क्वेश्चन, हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं। आंसर होगा, हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता निम्नलिखित स्थितियों में बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण। भारत में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक गहरी खाई है। यदि हम इसे बढ़ती खाई को अनदेखा करते हैं तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था की मानव पूंजी को खोने का जोखिम उठाना होगा। दीर्घकाल में इसके दुष्प्रभाव का सामना करना होगा। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं सर्व को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रयास। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अमीर गरीब सभी को समान रूप से उपलब्ध हो सके। सर्व को प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सेवाओं की पहुंच और वहनता पर विशेष ध्यान देना होगा। सामाजिक आयुर्विज्ञान पर ध्यान। हमें सामाजिक आयुर्विज्ञान जैसे स्वच्छ जल, सामान्य बीमारियों के प्रति जागरूकता आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरसंचार आईटी क्षेत्र की भूमिका। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कुशलता बढ़ाने में दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी विशेष योगदान दे सकती है। धन्यवाद। आज का पहला 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमारटोली में संपर्क करना ना भूलें।